Hello my dear student. So this will be our second lesson on NEET boosting series. Though I have given the name NEET boosting, but many of you have asked me, sir, is this video is only for the NEET aspiring people? But according to me, those who are preparing for NEET as well as JEE Mains, KPPI, Assam CEE, and for getting admission into various institute, okay, they can, where chemistry is a important subject, so they can watch this lesson. And most importantly, this lesson is purely based on NCERT, that means नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अंदर से जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ का सब एग्ज़ाम के लिए ये लेसन इम्पॉर्टेंट होने वाला है. So guys, this will be our lesson number 2. In this lesson में जैसे कि पहले बताया था, जो चैप्टर स्टूडेंट के द्वारा मैक्सिमम क्या होता है इग्नोर किया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. सो दिस इज़ द लेसन नंबर 1 ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री, दैट इज़ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो आज इस लेसन में हम लोग लगभग 15 MCQ जो NCERT एग्जाम्पलर बेस्ड है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू. तो होप फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग इसको लास्ट तक देखेंगे. तो इस लेसन देखने में कैसे देखना है तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. सबसे पहले क्या करना है, ये जब भी मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई करूँगा, फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. अगर आपको जब सॉल्व करना कंप्लीट हो गया उसके बाद आप मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, तब आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा. ठीक है, ऐसे भी नीट और जेई का नोटिफिकेशन निकल गया है. जेई का था 4th अटेम्प्ट के लिए आप लोगों को 33 वीक का गैप भी मिल गया है, और नीट तो सितंबर का 12th में होने वाला है. सो गाइस प्रिपेयर वेल. यस, तो इट इज़ द मेन टाइम, पीक टाइम फॉर यू. ठीक है, अभी अगर आप लोग जितना मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा करियर, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, 2 students perform the same experiment separately and each one of them recorded 2 reading of mass which are given below. Correct reading of mass is 3 gram. On the basis of this given data, mark the correct option out of the following 2 statement. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, दोनों ने सेम एक्सपेरिमेंट 2 बार करके परफॉर्म किया. जब फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया तो अब ए का रीडिंग कितना मिला, 3.01, एंड ए का सेकेंड एक्सपेरिमेंट का रीडिंग मिला 2.99, और इसी तरह बी को मिला 3.05 एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 2.95. ठीक है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, 3.06. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. यस, ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, कर लिया. ओके, लेट्स गो. मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको 2 टर्म के साथ मतलब फेमिलियर होना बहुत ही ज़रूरी है. और फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सेकेंड टर्म इज प्रेसिशन. ठीक है, फर्स्ट टर्म इज एक्यूरेसी एंड सेकेंड टर्म इज प्रेसिशन. तो व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रेसिशन. तो सिंपल, इन ए सिंपल वर्ड, व्हाट इज accuracy? Accuracy means the closeness of the measured value to a standard or true value. Suppose ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 3 है हम लोगों का स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू. ठीक है, तो अब आप जब भी इसको आप एक्सपेरिमेंट को मेजर करेंगे, अगर आपका वैल्यू 2.9 निकला या फिर 2.95 मिला, मतलब you are very close to the standard value. That means you are more accurate. Suppose वही एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म किया, मुझे एक बार मिला 2.5, एक बार मिला 2.7,
देखिए आई एम वेरी फार फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड वैल्यू, सो आई एम लेस एक्यूरेट, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है, एक्यूरेट का मतलब सिर्फ क्लोजनेस नहीं होता है, एक्यूरेट का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये जो दोनों वैल्यू होगा, तो आपने सपोज 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दोनों का जो एवरेज होगा वो स्टैंडर्ड का जैसा होना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ए का दिखा रहा हूँ, सपोज ए ने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, एक बार क्या वैल्यू मिला 3.01 और एक बार मिला 2.99, कितना टाइम किया 2 बार, तो इसके एवरेज वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अगर आप बी को भी देखेंगे तो बी का वैल्यू क्या होगा 3.05 एंड 2.95, कितना टाइम परफॉर्म किया 2 बार, तो इसका भी एवरेज कितना है 3, मतलब ए इज ऑल्सो एक्यूरेट, B is also accurate, but which is more accurate? That is the question. Yes. तो question is that A is more accurate than B because A का जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू का बहुत ही क्लोज है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे जे प्रेसिशन, व्हाट इज प्रेसिशन, प्रेसाइज। तो प्रेसिशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिशन इन सिंपल और प्रेसिशन का मीनिंग होता है रिपीटेशन। सपोज आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट, यस, एंड यू आर शूटिंग फ्रॉम हियर। अगर आपको फर्स्ट शूटिंग में यहाँ पे लगा, आपने सेकेंड टाइम शूटिंग किया वहाँ पे लगा, थर्ड टाइम शूटिंग किया यहाँ पे लगा, ठीक है, ये आपका था, सपोज दिस इज फॉर यू। बट सपोज मैंने शूटिंग किया, मेरा फर्स्ट शूट यहाँ पे लगा, सेकेंड शूट यहाँ पे गया, थर्ड शूट यहाँ पे गया, मेरा मतलब टारगेट हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हो रहा है, लेकिन आपका भी टारगेट में नहीं लग रहा है, लेकिन आपका जो हर एक्सपेरिमेंट में सेम मतलब रिपीट हो रहा है, क्लोज, एकदम क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेसिशन, प्रेसिशन का डिफाइनेशन आप कैसे कर सकते हैं, द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज नोन एज प्रेसिशन ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। मतलब आप एक्यूरेट ना हो सकता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका अगर मेजर्ड वैल्यू हमेशा सेम हो रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है, वेरी क्लोज रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एक्यूरेट। तो यहाँ पे ए का देखिए, ए स्टैंडर्ड वैल्यू का बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, और तो इसलिए क्या है ये एक्यूरेट है, और सेकेंड बी भी एक्यूरेट है, ओके, क्योंकि इन लोगों का एवरेज सेम है। लेकिन ए का जो देखिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू का, ये ने 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन दोनों एक्सपेरिमेंट का वैल्यू के बीच में डिफरेंट क्या है ओनली 0.02, लेकिन इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना है 1.10 मतलब 10, और इसमें है 2, दैट मीन्स व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बिकॉज रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रेसाइज एंड एक्यूरेट, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या दिया था, बोथ एक्यूरेट, ये तो नहीं हो सकते। ऑप्शन सी में क्या था, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रेसाइज नॉर एक्यूरेट, नहीं, बी का रिजल्ट क्या है एक्यूरेट है। रिजल्ट ऑफ बी स्टूडेंट बी आर बोथ प्रेसाइज एंड एक्यूरेट, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो चलो दिस वाज ए लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तो ट्राई दिस वन, दिस इज वेरी इजी, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। हो गया, आई थिंक आंसर भी निकल गया, यस। तो क्या है, ए मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका वैल्यू दिया है 200, तो सेल्सियस में कितना होगा, बहुत ज़्यादा इजी है, आपको जो सेफ फॉर्मूला याद रखना है, F इजिकल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, यस। तो निकल गया, चलो सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको इजीली मिल जाएगा व्हिच ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 3। जिस किसको ऑप्शन नंबर 3 मिल गया, यू कैन गिव योरसेल्फ 4 मार्क्स, ओके। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl per 500 ml,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी इज m is equal to numbers of moles of solute by volume of the solvent। मैम की साइन कर वीडियो रेड कर करिस मुई कोई के दीदी कागरी बोलो। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चंस। हम लोगों को क्या निकालना है, मोलारिटी निकालना है। यस, तो मोलारिटी के लिए यहाँ पे NaCl इज द सोल्यूट, दिस इज द सोल्यूट। यस, दिस इज द सोल्यूट and this is the given mass। and what is the molecular mass of NaCl? Molecular mass of NaCl is 23 plus 35.5 is equal to 58.5। yes, तो मोलारिटी के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल जाता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। व्हाट इज गिवन मास? 5.85 एंड व्हाट इज मोलिकुलर मास? 58.5। ओके, तो व्हेन यू विल डिवाइड यू विल गेट 0.1। and what is the volume given here? The volume given here is 500 ml। so this is not solvent, this is what? This was solution। okay, so put the value, number of moles 0.1 and what is the volume? Volume is 500 ml, but it should be in what? Liter। so if it is not given in liter, so you have to put 1000, so you will get 2 and what will be the value? 0.2। yes, 0.2 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे तो ऑप्शन 1 एंड 2 है, यहाँ पे तो वो नहीं दिया है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज में देखिए, यस इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक इट वाज ए वेरी इजी क्वेश्चन, यू गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स ट्राई दिस। ओके, चलो कर लिया। ओके, तो इफ 500 ml ऑफ 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will be the molarity of a solution? Very easy questions। suppose this is a container, इस कंटेनर में आपका 500 ml सॉल्यूशन है, 500 ml सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में 5 मोलर क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है इसका? 500 ml, और इसका मोलारिटी कितना दिया है? मोलारिटी दिया है 5 मोलर एंड वॉल्यूम दिया है 500। सपोज मोलारिटी M1 एंड वॉल्यूम क्या है? V1। नेक्स्ट टाइम क्या किया गया है, इसको डाइल्यूट किया गया है, मतलब इसमें सेम सॉल्वेंट ऐड किया गया है। ठीक है, वेदर इट मे बी वाटर और एनीथिंग एल्स। तो ऐड करने के बाद इसका जो नया वॉल्यूम बना वो वॉल्यूम है 1500 ml। तो यू आर आस्क्ड व्हाट विल बी द न्यू मोलारिटी। यस, तो very easy questions, you know, when in a solution it is diluted, the number of moles always remain constant। yes, number of moles always remain constant। so what is the formula of number of moles? number of moles is equal to molarity into volume। ठीक है, ये क्यों है? because molarity is equal to number of mole by volume। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी, तो m। ठीक है, तो बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे हम लोग को क्या गिवन है? m1, v1 एंड v2। तो सिंपल यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m2। तो अगर आप लोग ये करेंगे तो इजीली यू विल गेट द वैल्यू 1.6। सो दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चंस। तो चलो मैं इसी तरह का और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया नहीं है, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। सपोज ये एक सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस इज सॉल्यूशन 1 एंड देयर इज अनदर सॉल्यूशन, दैट इज सपोज सॉल्यूशन 2। सपोज यू टेक बोथ आर सेम सॉल्यूशन, सेम मतलब यहाँ पे भी सेनी पानी है, यहाँ पे भी सेनी पानी है। अगर आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद अगर आपको मोलारिटी या वॉल्यूम निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यस, तो हमेशा याद रखना है, जब सपोज इसका मोलारिटी था m1, इसका वॉल्यूम था v1, इसका मोलारिटी था m2 और इसका वॉल्यूम था v2, तो व्हाट विल बी द न्यू मोलारिटी और न्यू नंबर्स ऑफ मोल्स। तो हमेशा याद रखना है, तब नंबर्स ऑफ मोल इंक्रीज होगा। तो सपोज जो न्यू, ये दोनों मिक्स करने के बाद जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा, ये सपोज इज सॉल्यूशन 3, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं, m3v3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मतलब इसका जो नंबर ऑफ मोल n1 है और इसका जो नंबर ऑफ मोल n2 है, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, n3 बनेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, अगर डाइल्यूशन कर रहा है तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, अगर आप क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो दिस विल बी द फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, सो आपको जरूर इसमें कंसेंट्रेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 mole of an element is equal to Avogadro number. Yes, we know it very well. Which of the following element contain the greatest number of atoms? तो क्या बताया गया है, सिंपल 1 mole is equal to what, Avogadro number. Yes, तो आपको बोला गया है से इन चारों में किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। यस, तो वेरी इजी, नंबर्स ऑफ एटम कैसे निकलता है, नंबर्स ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स व्हाट कैन वी राइट, नंबर्स ऑफ मोल इज नंबर्स ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ मोल्स। यस, मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, जिसके पास नंबर्स ऑफ मोल ज़्यादा होगा उसके पास ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर्स ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होगा। यस, तो चलो करो कुछ है। यस, आई थिंक यू गॉट इट द करेक्ट आंसर। यस, जस्ट फाइंड द नंबर्स ऑफ मोल। तो नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। व्हाट इज द गिवन मास, गिवन मास इज 4, मोलिकुलर मास इज आल्सो 4 गिवन, तो वैल्यू विल बी 1। तो व्हाट विल बी द, यहाँ पे क्या है, सोडियम का 23, 46, तो यू विल गेट 2, और कैल्शियम का क्या है 40, गिवन मास है 0.4, तो व्हाट विल बी द वैल्यू 0.02, और हीलियम का यहाँ पे क्या निकलेगा, गिवन मास है 12 और मोलिकुलर मास है 3, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके पास है, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज in blood is 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose in blood? Very easy, you are given the concentration, yes, but you need to find the value of molarity. ठीक है, तो अगर आप ये यूनिट को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, से वॉल्यूम दिया है 1 लीटर। यस, 1 लीटर वॉल्यूम में आपको कितना ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 0.9 ग्राम है कि नहीं। यस, तो ऐसे इतना मिल गया आपको, जो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर एंड 1 लीटर में 0.9 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो इस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली दिस ग्लूकोज इज द सोल्यूट, तो आपको क्या करना है, बिंदास क्या निकल लीजिए, इसका नंबर्स ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर्स ऑफ मोल निकलने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो गिवन मास है 0.9 एंड व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, तो इसमें 180 दीजिए एंड व्हेन यू विल डिवाइड, आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू एज 0.005। यस, तो आपको क्या निकालना है, मोलारिटी, एंड मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यस, बाय मास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, एंड वॉल्यूम कितना है 1, तो ऑब्वियसली व्हाट विल बी द फॉर्मूला 0.005 मोलर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3। यस, मज़ा आ रहा है। चलिए, तो अगर मज़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से ट्राई करना है। चलिए,
what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 ग्राम ऑफ वाटर। इस बार आपको मोलेलिटी निकालना है। चलिए कर लीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए। यस, हो गया। चलो तो फिर अभी देखते हैं। दिस इज मोलेलिटी। मोलेलिटी इज जनरेटेड बाय स्मॉल m and what is molality? Molality is numbers of moles of solute, yes, by mass of the solvent, mass of the solvent in kg। ठीक है, तो मोलारिटी क्या था? मोलारिटी वाज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन लीटर, मतलब मोलारिटी वाज टेम्परेचर डिपेंडेंट बट मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपको ये बात जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। ऑब्वियसली जिसको लेस अमाउंट पे रहता है वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सो दिस इज व्हाट सॉल्वेंट एंड दिस 18.25 ग्राम इज सोल्यूट। तो व्हाट इज दैट, इट इज HCl। HCl का मोलिकुलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, मिल के क्या हो गया 36.5। यस, तो आपको नंबर्स ऑफ मोल निकालना है। नंबर्स ऑफ मोल निकालने का तरीका है क्या है, गिवन मास। एंड व्हाट इज द गिवन मास, 18.25, एंड व्हाट इज द मोलिकुलर मास, 36.5। यस, ये 2 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 0.5 हो गया। तो चलिए अब ये मोलैलिटी निकालता है 0.5 बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम, लेकिन ये तो केजी में नहीं है तो आपको 1000 देना पड़ेगा। आपको ऐसे कैसे काट दीजिए तो यू विल गेट द वैल्यू 1। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको एग्जाम में नेगेटिव मार्क मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 दोनों में ही 1 है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ये क्या है, मोलैलिटी। एंड मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, स्मॉल m, नॉट कैपिटल M। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत लोग ये भी मार सकता है, तो आपको क्या, अब तो हिसाब करेंगे कि आपको 4 मार्क मिल जाएगा, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट देखेगा तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कर लिया। ओके, चलो अभी करते हैं। 1 mole of any substance contain 0.622 into 10 to the power 23 atoms or molecules. Numbers of molecule present in H2SO4 in 100 ml of 0.2 molar solution is। ठीक है, मतलब you are given what you are given, you are given the volume, you are given the molarity। yes, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर्स ऑफ मोलिकुल्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर में क्वेश्चन कर लिया। तो नंबर्स ऑफ मोलिकुल कैसे निकालना चाहिए, नंबर्स ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स। नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। तो व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 100 एंड मोलारिटी इज 0.2। यस, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको 0. लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है, ml में है, इसलिए आपको इसको 1000 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो यू विल गेट द वैल्यू एज 0.002। ठीक है, क्योंकि ये लीटर में होना चाहिए, ये लीटर में नहीं है, किस में है, ml में है। तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ मोल्स इज 0.002 एंड व्हाट इज द एवोगैड्रो नंबर 0.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 12.44044 इंटू 10 टू पावर 20। yes, तो which option is correct, option number 1 is the correct answer। ठीक है, तो चलो अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9।
व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग बोल सकते हैं सर आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहा है। मैं इतना इजी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो इसको रिवाइज करना है और कैसे करना है उसको फील कराना है, ठीक है। तो आप जब ये कर लेंगे तो हम लोग जो नेक्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट का जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वहाँ पे थोड़ा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। ओ चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। What is the mass percentage of carbon in carbon dioxide? Very easy. This is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? एक है, ठीक है। मतलब 1 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1 कार्बन, ठीक है। तो इसका मास कितना है? 44 ग्राम। और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन। यस, वेरी इजी। यहाँ पे 12 दीजिए, यहाँ पे 44 दीजिए और 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना देता तो क्या करना है आपको? 44 लीजिए और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है? 32, और आपको यहाँ से क्या कीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली गेट फॉर कार्बन इट विल बी 27.27। यस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है आज का लेसन के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते रहता है, तो आपको करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द इम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड, ये है इम्पीरिकल फार्मूला, दिस इज इम्पीरिकल फार्मूला, एंड दिस इज व्हाट? मोलिकुलर मास। दिस इज व्हाट? मोलिकुलर मास। आपको क्या निकालना है? उसका मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। चलिए, तो देखिए ये है इम्पीरिकल फार्मूला। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं? सबसे पहले इम्पीरिकल मास। इम्पीरिकल मास मतलब इम्पीरिकल फार्मूला का जो मास होगा, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला के हो गया ये 30 ग्राम। ओके, तो हम लोगों को एक पता है जो मोलिकुलर फार्मूला निकालने का जो तरीका है, इम्पीरिकल फार्मूला इनटू n। यस, तो व्हाट वाज n? n का मतलब था जो मोलिकुलर मास होगा उसको हम लोग इम्पीरिकल मास से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मोलिकुलर मास कितना था यहाँ पे? 180, एंड ये किया है 30, तो ये वैल्यू हो गया 6। तो यहाँ पे व्हाट इज द मोलिकुलर फार्मूला? CH2, इम्पीरिकल फार्मूला है CH2O, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको डेफिनेटली मिल जाएगा क्या है? C6H12O6, ठीक है। वेरी इजी। देखिए आपको अगर थोड़ा भी दिमाग है ना तो आपको ये सब बिना करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो। वो कैसे? देखिए आपको तो यहाँ पे क्या दिया गया है? मोलिकुलर मास दिया गया है। तो आप देखिए इसका मोलिकुलर मास 180 होगा क्या? नहीं होगा। इसका मोलिकुलर मास 180 होगा क्या? नहीं होगा। इसका होगा क्या? नहीं होगा। तो किसका होगा? इसका होगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके। ऐसे भी इजी क्वेश्चन था, जैसा आपको मैंने दिखाया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, इसको जरूर करना है आपको। द डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज 3.12 ग्राम ml। द मास ऑफ ml सोल्यूशन, मतलब इसका मास निकालना है, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में। क्या क्या दिया गया है? दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज व्हाट? वॉल्यूम। आपको मास निकालना है, वो भी क्या है? ये तो इतना इजी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में इतना इजी क्वेश्चन भी दिया रहता है क्या? तो मास और डेंसिटी का रिलेशन क्या है? D इंटू बी। यस, तो चलिए 1.5 इंटू 3.12, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा? 468। तो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? 4.7। यस, 4.7 ग्राम। तो आपको कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ये इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, इसको कहना नहीं चाहिए था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which of the following statements about a compound is incorrect? Yes, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट के लिए फेवराइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 1, ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। यस, ऑब्वियसली ये मोलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम रहता है, ऑब्वियसली रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो एक मोलिक्यूल है, इसमें आयरन ऑक्सीजन तो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स का एटम है, तो चलो ये भी करेक्ट है। ये कंपाउंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, ऑब्वियसली नहीं, हम लोग कर नहीं सकते। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ए कंपाउंड रिटेन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, नेवर। ये था आयरन, ये था ऑक्सीजन, इन लोगों का अलग अलग प्रॉपर्टी है और इसका प्रॉपर्टी अलग है, तो ऑब्वियसली ये रिटेन नहीं कर सकते, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड, यस, ये भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में है, यस, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो किसको किसको हो गया, 4 मार्क दीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 खुद को करना है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन गिवन वैल्यू। आयरन और ऑक्सीजन मिलके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, आपको बोलना है इस रिएक्शन के लिए व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलिए हम लोग नीचे से देखते हैं। अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस will decrease if any one of the reactant, iron or oxygen, is taken in excess. Amount of, ठीक है, ये है, ये होगा क्या, यस, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ आयरन कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग एनी ऑफ द रिएक्टेंट आयरन इन एक्सेस, obviously not. Total mass of reactant is equal to total mass of product, therefore law of multiple proportion is, ये law of multiple proportion नहीं है, law of multiple proportion क्या है, एक डेफिनिट क्या है, रेशियो में रहता है, नॉट इन इक्वल, ये तो लॉ ऑफ मास सेक्शन हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन ए रिएक्टेंट is equal to total mass of iron and oxygen in product, therefore it follows the law of mass section, yes, this is the perfect answer। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या था, करेक्ट ऑप्शन था 1। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following reaction is not correct according to the law of conservation of mass? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब वो रिएक्शन सिंपल बैलेंस्ड होना चाहिए, आपको बस दिखना है कौन सा रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो वो रिएक्शन ऑब्वियसली करेक्ट है। मतलब नॉट मतलब ये नॉट को देखना है, ये नॉट ही एग्जाम में हम लोग को वो बात धोखा देता है, ठीक है, आपको ये नॉट करेक्ट, तो इसमें ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा रिएक्शन नॉट प्योरली वैलेंस, तो वही क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन क्या है 2, तो ये भी बैलेंस्ड। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 3, कार्बन कितना है 1, ये तो बैलेंस नहीं है। फॉस्फोरस कितना है 4, फॉस्फोरस 4, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 2, सो ये भी बैलेंस्ड है। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन कितना है 2, 2, 4, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो बैलेंस। तो व्हिच ऑप्शन इज नॉट बैलेंस, व्हिच ऑप्शन नंबर 2, दैट मीन्स दिस रिएक्शन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, दैट मीन्स the mass in an isolated system can neither be created nor can be destroyed but can be transformed into one form into another। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और उससे भी अगर आपको आसान तरीके से समझना है तो आपको क्या देखना है, अगर यू आर गिवन ए रिएक्शन जस्ट चेक
which reaction is properly balanced. अगर balanced है that means वो reaction easily क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहे हैं. तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाला होगा. तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है. अगर आपको ऐसा वीडियो और भी चाहिए तो कमेंट, ठीक है. अगर आपको लगा कि सर ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी है, आपको थोड़ा और हाई फाई क्वेश्चन लेना है तो हम ज़रूर लेंगे, ठीक है. बट इट विल टोटली डिपेंड्स ऑन यू. चलिए ये वीडियो को हम लोग समाप्त करने के पहले ये कर लेते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज बीइंग फॉलोड. चलो करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एनी सोर्स विल ऑलवेज हैव सेम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो. ये तो नहीं है. कार्बन फ्रॉम टू ऑक्साइड, यस ये दोनों तो सही है. वेयर मास ऑफ ऑक्सीजन which combined with fixed mass of carbon are in the simple ratio of 2:1. ये सही लग रहा है. तो ये भी देखते हैं. when magnesium burn in oxygen the amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide form. ये तो सही नहीं लग रहा है. at constant temperature and pressure 200 ml of hydrogen will combine with 100 ml of oxygen to produce 200 ml of water vapor. तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन भी सही नहीं लग रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 15 का which ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2. सो गाइस आज के लेसन में हम लोग 12 क्वेश्चन डिस्कस किया ऑन व्हाट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है. अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है. टेलीग्राम चैनल का नाम है एकेएस केमिस्ट्री क्लास. आप जस्ट टेलीग्राम में जाइए और चेक कीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो का लिंक में भी मिल जाएगा. ओके तो don't forget to like, comment and share, and most importantly subscribe my channels. Okay, so that's it for today. Have a good day.